नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी पर टीएमसी का बड़ा एक्शन, जांच जारी रहने तक पार्टी से निलंबित किया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी पर टीएमसी ने कड़ी कार्यवाही की है। आज उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके बाद पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया गया है और जांच जारी रहने तक टीएमसी से निलंबित भी कर दिया गया है। दोस्तों, कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी को टीएमसी से महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 3 अन्य पदों के साथ हटा दिया गया है। जांच जारी रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोषी न साबित होने पर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी मंत्री को पद से हटाने का फैसला लिया। इस मामले की जांच जारी है। अगर कोई गलत करता है तो टीएमसी उसे नहीं बख्शेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा। जांच एजेंसियों को समय सीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी। शारदा मामले में भी कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ लटका हुआ है। समयबद्ध जांच होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर माफी मांगेंगे अधीर। कांग्रेस नेता बोले, सोनिया गांधी को न घसीटे, राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गलती से राष्ट्रपत्नी कहने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने गुरुवार को कहा कि वे इस मामले में राष्ट्रपति से माफी मांगने जाएंगे, लेकिन इस विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न घसीटा जाए। अधीर ने बुधवार को संसद से बाहर निकलने पर राष्ट्रपति वाला बयान दिया था। उसके बाद गुरुवार को जब सदन शुरू हुआ तो लोकसभा में भाजपा महिला सांसदों ने सोनिया गांधी माफी मांगे की तख्तियां हाथ में लेकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया गया। मानसून सेशन में यह पहली बार था जब भाजपा के विरोध के चलते सदन स्थगित किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संसद परिसर में हुई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में नोकझोंक। स्मृति से सोनिया गांधी बोली, डोंट टॉक टू मी। केंद्रीय मंत्री का आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे धमकाया। जी हाँ दोस्तों, संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गुरुवार को संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच बहस हुई तो सोनिया ने स्मृति से कहा कि डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसद को धमकाया है। सोनिया गांधी जब संसद परिसर में थी तो भाजपा की महिला सांसदों ने उन्हें रोककर बात करनी शुरू की। सांसद रमा देवी ने सोनिया से कहा कि आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में कैसे बयान दे रहे हैं। इस पर सोनिया ने कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है, लेकिन इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। यहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा कि मैडम, मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया गांधी वहां से चली गई। इसके जाने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिर ठनी, दिल्ली सरकार के एक और प्रस्ताव को एलजी ने कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच तनातनी का दौर जारी है। पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर दौरे की मंजूरी ना देना, फिर शराब नीति पर जांच बैठाना और अब टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की फीस बढ़ाने वाले फैसले पर भी विवाद छिड़ गया है। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक फैसले पर मोहर लगाई थी। कहा गया था कि निजी संस्थानों द्वारा जो डिप्लोमा लेवल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं वहां पर फीस बढ़ाई जाएगी। उस प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अप्रूव कर दिया था। बाद में मंजूरी के लिए उसे एलजी वीके सक्सेना के पास भेजा गया। अब उसी प्रस्ताव को एलजी ने खारिज कर दिया है, जिस फैसले को सीएम की मंजूरी थी। सरकार जिसे हर कीमत पर पास करवाना चाहती थी, उस पर अब एलजी ने रोक लगा दी है। तमाम विवादों के बीच अब यह फैसला भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जारी तनातनी को बढ़ाने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के एक और पड़ोसी पर मंडराया आर्थिक संकट। आईएमएफ से मांगा 4.5 अरब डॉलर का कर्जा। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक भारत के कई पड़ोसी देश आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान भी दिवालिया होने की कगार पर है। वहीं दोस्तों, मालदीव भी कर्ज में डूबा हुआ है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है और उसने आयात पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। अब इन सब के बीच बांग्लादेश का नाम सामने आया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी से उतार दिया है।
वित्तीय संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मांगा है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश ने तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर IMF से यह लोन मांगा है। सूत्रों के अनुसार IMF की प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा को लिखे पत्र में बांग्लादेश सरकार ने भुगतान संतुलन और बजट सपोर्ट के साथ साथ बांग्लादेश पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए इस लोन की डिमांड की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक सिरिंज से ही 40 बच्चों का कर दिया वैक्सीनेशन। सागर टीकाकरण अधिकारी हुआ निलंबित। टीका लगाने वाला नर्सिंग छात्र बोला मुझे एक ही सिरिंज दी गई। दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर जिला में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्रों को अकेले भेज दिया। एक छात्र ने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। पेरेंट्स ने हंगामा किया तो छात्र बोला अफसरों ने एक ही सिरिंज देकर कहा था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगाना है। मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर SR रोशन को निलंबित कर दिया गया है। संभायुक्त मुकेश शुक्ला ने कलेक्टर दीपक आर्य की रिपोर्ट पर कार्यवाही की। इस मामले में गुरुवार शाम को 19 बच्चों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट आई है। सभी की रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष से मिले संजय रावत। 12 बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की गई मांग। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय रावत ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। निचले सदन में शिवसेना के ये 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। बैठक के बाद रावत ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लोकसभा में शिवसेना के इन 12 सांसदों ने राहुल शेवले को अपना नेता घोषित किया है तथा भावना गौली को पार्टी का मुख्य सचेतक बताया है। शेवले ने इस बात पर जोर दिया कि 12 सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट नहीं बनाया है बल्कि सिर्फ सदन में पार्टी के नेता के रूप में विनायक रावत को बदला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 और सांसद सदन से हुए निलंबित। अब तक 27 पहुंची संख्या। 50 घंटे से धरने पर बैठे विपक्षी पार्टियों के नेता। जी हां दोस्तों, राज्यसभा से गुरुवार को विपक्ष के 3 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार शामिल हैं। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित हो चुके हैं। दोस्तों इनमें से 4 लोकसभा के और 23 राज्यसभा के हैं। इधर दोस्तों सस्पेंड हुए सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं, यानी कि बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोधपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सेना ने संभाला मोर्चा, लोगों को खाना बांटा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर शहर में बारिश के बाद पूरा प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। बारिश के बाद शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई है। BJS के रूपनगर में कई मकान पानी में पूरी तरह से डूब गए। राहत और बचाव के लिए सेना को उतरना पड़ा। सेना ने नाव के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने के साथ सुरक्षित बाहर निकाला। दोस्तों जोधपुर जिले और तहसील स्तर पर 500 mm तक पानी बरस चुका है। भारी बारिश की वजह से जोधपुर में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। सड़कों और रेल लाइनों का संपर्क भी टूट चुका है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर पानी भरा पड़ा है। पटरियां जलमग्न है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। सेंसेक्स में 1000 अंक से ज्यादा की तेजी। इन शेयर्स ने एक झटके में किया मालामाल। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में लगातार सुबह से ही जबरदस्त तेजी दिख रही थी। हफ्ते के चौथे कारोबार दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला और दिन भर की ट्रेडिंग के बाद हरे निशान पर ही बंद हुआ। दोस्तों शेयर बाजार 56,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर गया। कई शेयरों ने धमाकेदार रिटर्न दिया। दोस्तों कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1041.47 अंक यानी कि 1.87% की जबरदस्त तेजी के साथ 56,857.79 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 280.35 अंक यानी कि 1.68% की गिरावट के साथ 16,922.15 अंक पर बंद हुआ। आज के सेशन में सबसे ज्यादा फायदा देने वाले शेयर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI PNB समेत 12 बैंकों में ऑफिसर, क्लर्क और सब स्टाफ के इतने पद हैं खाली, राज्य मंत्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 तक खाली पदों की संख्या के संबंध में आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार क्लर्क, ऑफिसर और सब स्टाफ पदों के लिए लगभग 38,147 पद मौजूद हैं। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने एक संसदीय सत्र के दौरान राहुल नाम के एक मंत्री द्वारा पूछे गए सवालों के संबंध में यह जानकारी दी। राहुल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से राजस्थान के चूरू जिलों
जिलों के संदर्भ में खाली पदों और बैंकों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की डिटेल मांगी थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त इनपुट के मुताबिक 1 तारीख जुलाई 2022 तक स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले 95% कर्मचारी पोजीशन में है और राजस्थान के चूरू जिले में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले 88% कर्मचारी पोजीशन में है। यानी कि राजस्थान के चूरू जिलों में 12% कर्मचारी कम है, जबकि पूरे देश में 5% कर्मचारियों की कमी है, जो कि कुल मिलाकर 38,147 बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज जीतने के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने खोला दिल, इन खिलाड़ियों को बताया टीम इंडिया का असली हीरो। जी हां दोस्तों, भारतीय कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में 3-0 से हराने वाली युवा टीम के पेशेवरपन की तारीफ की। शिखर धवन पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिनकी अगुवाई में टीम ने वेस्ट इंडीज का उसी की सरजमी पर सुपड़ा साफ किया हो। दोस्तों, द्रविड़ ने आखिरी वनडे के बाद ड्रेसिंग रूम में कहा कि हम एक युवा टीम के साथ यहां आए थे। इंग्लैंड में सीरीज जीतने वाले अधिकांश खिलाड़ी यहां नहीं थे, लेकिन आप सभी ने उम्दा प्रदर्शन किया। तीनों मैचों में जबरदस्त पेशेवरपन दिखाया। उन्होंने कहा कि कुछ मुकाबले बेहद करीबी रहे और ऐसे मैचों में जीत दर्ज करना एक युवा टीम के लिए अच्छा संकेत है। द्रविड़ ने कप्तान धवन की तारीफ करते हुए कहा कि शिखर ने उम्दा कप्तानी की, आप सभी को शानदार प्रदर्शन के लिए शाबाशी। धवन ने कहा कि युवा टीम आगे जाकर और सफलता हासिल कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर हंगामा, विद्या बालन बोली पसंद नहीं तो आंखें बंद कर लो। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मैगजीन के लिए जब से रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट कराया है तभी से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। कैमरे में रणवीर सिंह का नेकेड होकर पोज देना लोगों को रास नहीं आया है। हालांकि रणवीर सिंह का खुद का यह फोटोशूट काफी आर्टिस्टिक लग रहा है। वह खुद को परफॉर्मर बताते हैं, लेकिन तस्वीरों को लेकर उनके खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो चुकी है। एक्टर पर आरोप लगा है कि उन्होंने महिलाओं के सेंटिमेंट्स को आहत पहुंचाई है। एक्ट्रेस विद्या बालन किसी भी मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखना पसंद करती है। हाल ही में इंटरव्यू में विद्या बालन से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर सवाल किया गया, वह क्या सोचती है, तो विद्या बालन ने कहा कि यह पूरी कंट्रोवर्सी निंदनीय है। इंडिया टुडे संग बातचीत में विद्या बालन ने कहा कि अगर कोई इस फोटोशूट से आहत हुआ है तो मत देखो, इसके बारे में पढ़ो भी मत, लेकिन देखा जाए तो हमारा कोई मतलब बैठता ही नहीं है लोगों को यह बताने का कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फोटोशूट पर जितनी बातें बन रही है वह पॉइंटलेस है, निंदनीय है। आप किसी के एक्सप्रेशंस की आजादी पर सवाल नहीं उठा सकते। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। LEC पर चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब, चीनी 5G का जवाब भारत देगा 5G से। जी हां दोस्तों, LEC पर चीन को भारत ने उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन ने LEC के करीब सड़कों का जाल बिछाया तो भारत ने भी LEC तक जाने वाली सड़कों को ऑल वेदर में तब्दील कर दिया। चीन ने सैन्य अड्डे और वायुसेना के लिए नए रनवे और बड़े निर्माण किए तो भारत ने भी अपनी तरफ उसी बड़े पैमाने पर निर्माण तेज किया। LEC के करीब जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कम्युनिकेशन के तौर पर चीन 5G को LEC के करीब लेकर आया है। यहां तक कि चीन ने तो तिब्बत में भूटान भारत सीमा के करीब दुनिया के सबसे ऊंचे रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस पिछले साल ही शुरू किया था। वहीं दोस्तों अब भारत ने भी 5G सर्विस LEC के पास तक देने की प्लानिंग पूरी कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाला, अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर ईडी की दबिश, 2 घरों से अब तक मिल चुके हैं 50 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता बनर्जी सरकार में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर भी परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दबिश दी है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार ईडी के अधिकारी शाम को केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अर्पिता मुखर्जी के चिनार पार्क स्थित अपार्टमेंट में पहुंचे थे। इस दौरान ताला तोड़कर घर की तलाशी ली गई। इससे पहले बुधवार को परिवर्तन निर्देशालय ने छापेमारी करके उनके एक अपार्टमेंट से करीब 29 करोड़ रुपए जब्त किए थे। दोस्तों परिवर्तन निर्देशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद सुबह तक कोलकाता के बेलघरिया इलाका में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम बोम्मई की दो टूक, अशांति न फैलाएं, जरूरत पड़ेगी तो शुरू करेंगे योगी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सदस्य प्रवीण नेतारू ने हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उससे जुड़े संगठन के कुछ घटकों द्वारा कर्नाटक में सरकार द्वारा सीएम योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। इस मांग पर सीएम बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर स्थिति की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार को 100 में से पूरे 100 अंक दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में अब स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी एंट्री, निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक छात्र अब यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल दोस्तों, आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कुछ छात्र छात्राएं स्कूल बंक करके बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफॉर्म में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में छात्रों की स्कूल की यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संभल में मस्जिद के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी मौलाना हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मस्जिद में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। संभल सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक महिला ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता का बयान दर्ज करके मेडिकल चेक के लिए भेजा गया है। दोस्तों, मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वह की जाएगी, यह सब पुलिस ने बताया। वहीं दोस्तों, महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपी ओवेश एक मस्जिद में मौलवी है। संभल थाना क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया कि मंगलवार को उसकी 6 वर्षीय बेटी के साथ दीनी तालीम देने वाले ओवेशी नामक युवक ने मस्जिद के पास बने एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। मासूम ने बताया कि इमाम ने गंदा काम किया, जिसके बाद परिवार वालों ने इमाम से शिकायत की तो इमाम ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद मासूम के परिजन थाने पहुंचे और आरोपी इमाम उबैस की करतूत बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने को तहरीर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अब 17 साल की उम्र पार करने के बाद वोटर आईडी कार्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। अब वोटर कार्ड बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी वे वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान करते हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि युवा जब पूरे 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए नियम और निर्देश जारी कर दिए हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब हुआ सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम BGMI, क्या पबजी की तरह होगा बैन? जी हां दोस्तों, मोबाइल गेमर्स इस खबर से निराश हो सकते हैं। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ऐप से हटा लिया गया है, यानी कि इसे फिलहाल एंड्रॉइड और iOS यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पबजी मोबाइल इंडिया बैन होने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से एक साथ
इस ऐप का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कंपनी कोई बड़ा अपडेट लेकर आएगी या फिर इस गेम को भी PUBG मोबाइल की तरह भारत से बैन कर दिया जाएगा? हालांकि थर्ड पार्टी PAP के वेबसाइट से इसे अभी भी एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन आईफोन में इसे किसी भी तरह डाउनलोड नहीं किया जा सकता। BGMI भी उसी कंपनी के तहत आता है जिसके तहत PUBG मोबाइल आता था। यहां तक कि BGMI के ज्यादातर फीचर्स भी PUBG मोबाइल जैसे ही है, कुछ मैप्स भी PUBG मोबाइल वाले ही हैं। दोस्तों, PUBG मोबाइल के गेम को भारत में इस गेम ने अच्छी तरह फील कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान का भी होगा श्रीलंका जैसा हाल, मजबूरी ऐसी कि दूसरे देशों को बेच रही सरकारी संपत्तियां। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान भी आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान में आज सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ सोने की कीमत में 4,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ पाकिस्तान में अब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,60,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। कई शहरों में रोजाना घंटों बिजली की कटौती हो रही है। दोस्तों, आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा पाने के लिए $4 बिलियन जुटाने का टारगेट है। इस रकम को जुटाने के लिए पाकिस्तान ने अब अन्य देशों को सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने की तैयारी कर ली है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से जानकारी दी गई कि वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सरकारी कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि IMF ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए $4 बिलियन के फाइनेंशियल गैप की भरपाई करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या भारतीय धावक मिल्खा सिंह ओलंपिक मेडल जीतने में कामयाब हो पाए थे या नहीं? अगर आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी ने ओलंपिक में मेडल जीता था या नहीं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।